हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 11th की टॉपिक जो है मिनरल न्यूट्रिशन है उसको पढ़ने वाले हैं। और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं और जो भी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग ट्रिक वाइज पढ़ने वाले हैं। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, डिले इन फ्लावरिंग है। मतलब जितने सारे पॉइंट्स आप लोग मिनरल न्यूट्रिशन से याद कर सकते हैं और जो नीट यूजी में उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है यानी आता है, तो उन सब को हम लोग जो है एक ट्रिक वाइज पढ़ लेंगे ताकि अगर कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप लोग उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले मिनरल न्यूट्रिशन। और मिनरल न्यूट्रिशन में हम लोग जो है सबसे पहला चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए कि एक तो है आपका एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या है एसेंशियल एलिमेंट्स? एसेंशियल मतलब जो कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। और वो टोटल कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? देयर आर टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। और इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ जो आपका कम क्वांटिटी में चाहिए, और उसके बाद में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हुआ जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। कितना क्वांटिटी चाहिए वो भी लिखेंगे हम लोग, और उसको जो है हम लोग एक ट्रिक वाइज पढ़ने वाले हैं मेनली। ओके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ये कम क्वांटिटी में चाहिए, नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। और कितना? दैट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। एक तो ये हो गई। अब दूसरी है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और लार्ज क्वांटिटी में मतलब दैट इज मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। कितना लिख लेते हैं? लार्ज क्वांटिटी, एंड दैट लार्ज क्वांटिटी इज मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। ओके, अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो कौन कौन से एलिमेंट है? सबसे पहले अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप लोग इसको याद करने के लिए जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे कुछ ऐसे हैं। मोनी, फेकू, मंजन, कलब, कुछ ऐसा है। उसको कैसे लिख सकते हैं आप? यहाँ पे लिख लीजिए, मोनी, फेकू, मंजन, कलब। ओके, कुछ ऐसे लिखते हैं हिंदी में, तो उसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। मोनी, फेकू, मंजन, कलब, ये सारा आपका क्या है? आपका टोटल ये जो है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कम क्वांटिटी में चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट। तो आपका कितना हो गया? 2 2 4 6 और 2 8। तो ये 8 क्या हो गए? आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब अगर बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उसमें अगर आप लिखें CHONPKS का मग, क्या लिखेंगे? कॉर्न PKS का मग। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं, आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। इसमें कॉर्न, तो कॉर्न मतलब आप जवाब आ रहा है PKS। PKS एक नाम रख लीजिए आप किसी का। PKS का क्या है? ये मग है, राइट। कौन? PKS का मग। अब ये टोटल कितना होगा? ये टोटल आपका 9 एलिमेंट्स यहाँ पे है। कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स है। अब ये टोटल
9 और 8, ये आपका टोटल कितना 17 एलिमेंट्स यहाँ पे पूरा हो गया। तो दीज 17 एलिमेंट्स दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स हैव क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी दैट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट, और लार्ज क्वांटिटी मतलब मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट की रिक्वायरमेंट है। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैक्रो है। तो मैक्रो में कौन आएगा? कौन। आपका क्वेश्चन है कौन, तो पीकेएस का मग है, मतलब कोई अगर मग की बात करें तो किसकी मग है? पीकेएस का मग है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो मोनी, फेकू, मंजन क्लब, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो एक तो ये हो गया। अब इस माइक्रो एंड मैक्रो यानी एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ और एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ एडिशनल एलिमेंट्स। देयर आर सम एडिशनल एलिमेंट्स। आपके ये पॉइंट जो है ना एनसीईआरटी में कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है, along with these essential elements some additional elements are also required। तो ये जो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है सारे प्लांट्स में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो एडिशनल एलिमेंट्स है ये एडिशनल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होती है हायर प्लांट्स में। किसमें? हायर प्लांट्स में। और इस एडिशनल एलिमेंट्स जो हायर प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हम लोग बेनिफिशियल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? बेनिफिशियल एलिमेंट्स। अब बेनिफिशियल एलिमेंट्स मतलब इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो क्या है प्लांट्स के लिए, हायर प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो ये बेनिफिशियल एलिमेंट्स कितने? 3 हैं। उसको याद रखने का तरीका मैंने क्या बनाया है? CS3। क्या है? CS3 मतलब एक तो C4 आपका हो जाएगा कोबाल्ट, C4 कोबाल्ट एंड S4 सिलिकॉन। उसके बाद और S कितना आ जाएगा आपका? सेलेनियम, SELENI, सेलेनियम। ये 3 एलिमेंट्स हैं, कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सेलेनियम। तो CS² लिख सकते हैं हम लोग, CS3 नहीं आएगा, CS², राइट। कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सेलेनियम। C4 cobalt, 1 S for silicon and another S for selenium. Then CS² is for the beneficial elements। एक तो ये आपको पता हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और इन दोनों न्यूट्रिएंट्स के अलावा एडिशनल एलिमेंट्स जो चाहिए उसको बोलेंगे बेनिफिशियल एलिमेंट्स। और बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आपका क्या आएगा? CS² कोबाल्ट, सिलिकॉन एंड सेलेनियम। ओके, एक तो हमने ये देख ली। अब दूसरी चीज़ ये हमने जो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी में, ये लार्ज क्वांटिटी में, और ये हायर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। अब कुछ पॉइंट्स और हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कि फंक्शंस के बेसिस पे मतलब कौन कौन से फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये एसेंशियल एलिमेंट्स। सो दीज एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस ऑल्सो। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो एक बार और देख लेते हैं। ओके, तो देखिए अब जो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको हमने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है? इसके फंक्शंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, उसके बेसिस पे जो एलिमेंट्स हैं उसको क्लासिफाई करते हैं कि कौन से एलिमेंट कौन से फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहला फंक्शंस क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो द सम एलिमेंट्स दैट एक्ट्स एज द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल, और वो कौन सा है आपका? CHON, कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो कौन से रिलेटेड क्या है? ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल। एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने लिख के रखा है कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। मतलब ये क्या करते हैं? एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स के कंपोनेंट हैं। जैसे एक तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड मतलब जो आपको एनर्जी देता है, मतलब जैसे क्लोरोफिल 2 है, इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो एलिमेंट है क्लोरोफिल 2 में वो है मैग्नीशियम, दैट इज Mg। ओके, मैग्नीशियम किसका पार्ट है? क्लोरोफिल 2 का पार्ट है। और दूसरी अगर बात करें एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, वो आपका ATP है। ATP से एनर्जी मिलती है। तो उस ATP का कंपोनेंट कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या करती है? ATP
बनाने में हेल्प करती है। तो इसलिए क्लोरोफिल 2 में मैग्नीशियम एंड एटीपी में फॉस्फोरस, ये क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चरल या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं और ये क्या एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट्स का पार्ट है। ओके, उसके बाद में जो तीसरी चीज मैंने लिखा है कि एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम, मतलब कौन से एलिमेंट कुछ फंक्शंस को या कुछ एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं, कुछ एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका मैंने एलिमेंट लिया है Mg+2, दैट इज मैग्नीशियम +2, वो किसके रूप में काम करता है, एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। और वो एक्टिवेटर के रूप में किसके लिए काम करता है, एक तो राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एंजाइम का एक्टिवेशन होता है किसके द्वारा, Mg+2 के द्वारा। और दूसरा जो है फोस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज, क्या है, फोस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज, PPC से आप याद रख सकते हैं। ये PPC किससे एक्टिवेट होता है, Mg+2 से एक्टिवेट होता है। और ये किसका पार्ट है, मेनली आपका जो है फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन जो होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए ये एंजाइम दोनों यूज होता है, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन। TA फिक्सेशन, फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड फोस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोऑक्सिलेज, इसको एक्टिवेट करता है कौन सा एलिमेंट, मैग्नीशियम+2। अब एक मैंने लिख के रखा है जिंक, दैट इज Zn+2, और ये एक्टिवेटर है किसका, एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जीनेज, दैट इज द एंजाइम। तो इस एंजाइम को, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को कौन एक्टिवेट करता है, जिंक एक्टिवेट करता है। और एक मैंने यहाँ पे रखा है मोलिब्डेनम MO, और ये एक्टिवेट करता है किसको, एक्टिवेटर ऑफ द एंजाइम नाइट्रोजिनेज। ओके, कौन सा, एक्टिवेटर ऑफ नाइट्रोजिनेज। और ये नाइट्रोजिनेज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये एलिमेंट्स हो गए कौन कौन से, जो स्ट्रक्चर बनाता है कौन, क्लोरोफिल 2 का पार्ट है मैग्नीशियम, ATP का पार्ट है फॉस्फोरस, और Mg+2 के बारे में मैंने बता दिया कि जो एंजाइम फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए, और मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेटर है। अब आगे देखिए, आगे कुछ और एलिमेंट्स हैं, उसको देखिए, जो आपका क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, डिले इन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन एलिमेंट्स के बारे में अब आगे और देख लीजिए। ओके, तो देखिए अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, सेल डिवीजन को इनहिबिट करने में, और फ्लावरिंग को डिले करने में, और कुछ एलिमेंट जो मोबाइल एलिमेंट्स हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे और समझ लीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लोरोसिस आपको पता होना चाहिए। क्लोरोसिस क्या होता है, दिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्या होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब जो प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उसको ख़त्म करता है, या क्लोरोफिल को लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस। और इस क्लोरोसिस से क्या होता है, प्लांट का जो पार्ट है, जैसे आपका लीफ है, तो लीफ क्या होता है, येलो होता है, लीफ क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। तो दिस इज द क्लोरोसिस, that is loss of chlorophyll, and due to that the leaf becomes yellow in color. Okay, अब उस क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलिमेंट है उसको मैंने याद रखने के लिए ट्रिक बनाया है कि मोदी के मंच से जनता ने मुंह फेरा। हालांकि ये बात जो है आप लोग सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ आपको इस क्लोरोसिस को याद करने के लिए आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि मोदी के मंच से जनता ने मुंह फेरा। अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। मोदी स्टैंड्स फॉर MO, मोदी के, ये के पोटेशियम, मोदी के मंच से MN, से S,
जनता, जडन, ने, नाइट्रोजन, मू, Mg, फेरा, Fe। ओके, ये एलिमेंट्स हैं। मोदी के मन से जनता ने मुंह फेरा, MO, K, Mn, S, Zn, N, Mg एंड Fe। ये एलिमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोसिस, यानी फॉर द लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलोइश नेचर और येलोइंग ऑफ द लीफ। ओके, तो ये हो गया। अब नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू या सेल, डेथ ऑफ टिश्यू या सेल, उसको क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको याद रखने के लिए मैंने जो एलिमेंट्स का ट्रिक बनाया वो क्या है ना, काकू का मग, मतलब का कू का मग मीन्स Mg। ओके, ये काकू का मग। या फिर आप लोग जैसे यहाँ पे Mg को याद रखने के लिए मैंने क्या बनाया है? मुंह, तो आप लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं काकू का मुंह। ओके, तो ये भी ट्रिक याद कर सकते हैं आप लोग, काकू का मुंह या मग। अब इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन मतलब जो सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है उसको इनहिबिट करती है। उसको इनहिबिट करने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाया है क्या? मोशन के, मोशन के मतलब MOSN के। ये एक कोचिंग है कोटा में मोशन के नाम से, MOTION, मोशन। तो उस मोशन को जो है हम लोग हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? मोशन के, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो याद रखने के लिए मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, ये आ गया मोशन के। अब उसी से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड एक आगे और आपका जो है ये क्या है, एक और था, डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग में जो है आपका ये आपका ट्रिक जो है ये भी क्या है? मोशन, मोशन, मोशन मतलब MOS और N, ये क्या है? डिले इन फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको क्या हमने बोला है? मोशन। एक तो ये हो गया। तो डिले इन फ्लावरिंग के लिए जो एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मोशन, MOSN, ठीक है। मोशन में यहाँ पे क्या आ जाता है? के, तो मोशन के में आपका क्या हो गया? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। और सिर्फ मोशन की बात करें तो ये आपका इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये डिले इन फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन फ्लावरिंग। तो एक तो आपका ये तीनों आ सकता है, तीनों ऑप्शन दे देगा, और एक ऑप्शन आपका ये वाला दे देगा। तो आपका आंसर कौन जाएगा? ये, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन फ्लावरिंग बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, बट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ओके, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, एक तो मोबाइल एलिमेंट्स और दूसरा है इमोबाइल एलिमेंट्स। इमोबाइल एलिमेंट्स, मोबाइल एलिमेंट्स मतलब जो अगर प्लांट पार्ट अगर क्या हो रहा है? सेनेसेंट हो रहा है, तो उस पार्ट से वो मूव होकर के यंग या फिर न्यू पार्ट्स में चला जाएगा, तो वो मूव कर जाएगा उस पार्ट से, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे? मोबाइल। और मोबाइल में याद रखने के लिए क्या बनाए? NPK मग, NPK मग, ये याद रख सकते हैं। NPK मग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इमोबाइल की बात करें तो इमोबाइल को याद रखने के लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं, बस काफ़ी या कैफ़े। ओके, बस कैफ़े, बस मतलब BS का FE, ठीक है, BS का FE, ये क्या है? इमोबाइल है। जैसे अगर कैफ़े की बात करें तो कैफ़े एक जगह में होती है, तो वो क्या है? इमोबाइल है, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं, बस कैफ़े मतलब एक कैफ़े है जो बस के तरह बनी हुई है और वो इमोबाइल है, तो ऐसे BS का FE, दीज आर द इमोबाइल एलिमेंट्स। एक बार और देखिए, आसानी से याद रखने के लिए क्या है? क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और उसको याद रखने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? मोदी के मंच से जनता ने मुंह फेरा, मो के मंच MN से S, जनता ZN, ने N, मुंह MG, मग FE फेरा,
नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यू और सेल्स को नेक्रोसिस कहते हैं। उसके लिए कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है? काकू का मग या मुंह, काकू का मग, ऐसे याद कर सकते हैं। इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में मोशन के डिले इन फ्लावरिंग में क्या मोशन आ जाएगा सिर्फ। मोबाइल एलिमेंट में एनपीके का mg, इमोबाइल में बस काफी या बस कैफे, ये याद रख सकते हैं। और बाकी मैंने आपको माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और उसमें से जो फंक्शंस के बेसिस पे वो मैंने आपको पूरा बता दिया। ये आपको क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, डिले इन फ्लावरिंग, मोबाइल एंड इन मोबाइल एलिमेंट्स को याद रखने का ट्रिक है। थोड़ा सा आप लोग को टाइम भी लग सकता है इस ट्रिक को याद रखने के लिए, बट यही उपाय है जिससे आप लोग लॉन्ग टर्म तक इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो अपने NCERT जो आपका बुक है उसके जो आपका जो पेज है उस यहाँ पे तो आपका क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड ये बीच में लिखी होती है। तो लेफ्ट साइड आपका कुछ जगह आपका छूटा हुआ होता है, कुछ राइट साइड आपका जगह छूटा हुआ होता है। तो उस जगह पे आप जो है इन ट्रिक्स को लिख सकते हैं ताकि आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द होल टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट टाइम।